भारत के इतिहास की बात करें तो बड़े बड़े साम्राज्यों के नाम हम सब जानते हैं। मौर्य, गुप्त, मुगल। लेकिन कुछ कहानियां ना इतिहास के पन्नों के बीच कहीं खो सी जाती हैं। आज हम एक ऐसे ही गुमनाम संयोजक की कहानी जानेंगे। सातवाहन साम्राज्य। वो शक्ति जिसने भारत को एक बिल्कुल ही अनोखे तरीके से जोड़ा। जरा सोचे, एक ऐसा साम्राज्य जो सिर्फ तलवार और जीत पर नहीं बल्कि एक पुल बनाने पर टिका था। ये कोई जमीन का पुल नहीं था, ये पुल था भारत की दो अलग अलग धड़कनों को जोड़ने वाला, उत्तर और दक्षिण। ये वो ताकत थी जिसने भारत की आइडिया को सदियों तक एक शक्ल दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सातवाहन साम्राज्य की। पुराणों में इन्हें आंध्र भी कहा गया है, और सच कहूं तो ये हमारे इतिहास के वो हीरो हैं जिनकी कहानी अक्सर हमें सुनाई नहीं जाती। तो फिर देर किस बात की? चलिए इस भूले हुए साम्राज्य की कहानी में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। देखते हैं कि ये कैसे उभरे, क्या क्या कमाल किया इन्होंने, और इनकी विरासत आज भी हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है। देखिए, होता क्या है ना, जब भी कोई बड़ा साम्राज्य गिरता है तो एक खालीपन सा आ जाता है। मौर्यों के जाने के बाद दक्कन में बिल्कुल यही हुआ, और इसी पॉलिटिकल वैक्यूम से उभरे सातवाहन। पहली सदी ईसा पूर्व में सिमुक ने इस राजवंश की नींव तो रख दी, लेकिन उनका सफर आसान नहीं था। शक आक्रमणकारियों ने उन्हें लगातार चुनौती दी, और एक वक्त तो ऐसा लगा कि ये कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। पर फिर एंट्री होती है गौतमीपुत्र सातकर्णी की, वो महान शासक जिन्होंने न सिर्फ दुश्मनों को हराया बल्कि साम्राज्य की खोई हुई शान को फिर से हासिल किया। तो इनका उदय हुआ दक्कन के पठार से। आप सोचिए, ये जगह भौगोलिक रूप से ही उत्तर और दक्षिण के बीच एक नेचुरल ब्रिज जैसी है। यहीं से इन्होंने अपनी पावर बढ़ानी शुरू की, पर दक्कन पर कंट्रोल करना कोई बच्चों का खेल नहीं था। सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी थी, और ये चुनौती थे शक। ये मध्य एशिया से आए घुमंतू योद्धा थे, और इन्होंने सातवाहनों के बड़े जरूरी इलाकों पर, खासकर महाराष्ट्र और पश्चिमी भारत पर कब्जा कर लिया था। हालत ऐसी थी कि सातवाहन साम्राज्य का वजूद ही खतरे में आ गया था। और फिर जब लग रहा था कि सारी उम्मीदें खत्म हो रही हैं, तब इतिहास के मंच पर एंट्री होती है एक हीरो की, गौतमीपुत्र सातकर्णी। इन्हें सातवाहन वंश का सबसे महान शासक कहते हैं, और ये टाइटल उन्होंने वाकई कमाया था। उन्होंने न सिर्फ शकों को बुरी तरह हराया, बल्कि अपने वंश का खोया हुआ सम्मान भी वापस दिलाया। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 8000 से भी ज्यादा। जानते हैं ये क्या है? ये वो चांदी के सिक्के हैं शक शासक नहपान के, जिन्हें गौतमीपुत्र ने अपनी जीत के बाद पिघलाया नहीं, बल्कि उन पर अपनी मोहर लगाकर फिर से जारी किया। सोचिए, ये सिर्फ एक मिलिट्री जीत नहीं थी, ये तो दबदबे का एक जबरदस्त ऐलान था। और यहीं पर सातवाहनों की सबसे बड़ी खासियत सामने आती है। देखिए, उन्होंने सिर्फ एक साम्राज्य नहीं बनाया था, उन्होंने एक सेतु बनाया था। एक ऐसा पुल जो व्यापार, संस्कृति और नए नए विचारों के जरिए उत्तर और दक्षिण भारत को ऐसे जोड़ रहा था जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। और इस कनेक्शन का एक जीता जागता सबूत है नाणे घाट। इसका मतलब ही है सिक्कों का दर्रा। सोचिए, ये एक तरह की एंशिएंट टोल रोड थी जो दक्कन के पठार को समुद्र के चहल पहल वाले बंदरगाहों से जोड़ती थी। ये सिर्फ एक रास्ता नहीं था, ये तो उस साम्राज्य की लाइफलाइन थी। और उनके आर्थिक दबदबे के सबूत तो हर तरफ बिखरे पड़े हैं। नाणे घाट जैसे ट्रेड रूट से गुजरते कारवां, उनके सिक्कों पर बने जहाज जो उनकी समुद्री ताकत की कहानी सुनाते हैं, और तो और उनके इलाके में रोमन सिक्के भी मिले हैं। मतलब इंटरनेशनल ट्रेड जोरों पर था। यही नहीं, प्लीनी जैसे इतिहासकार ने पूर्वी दक्कन में 30 किलेबंद शहरों का जिक्र किया है। इससे पता चलता है कि वो कितनी प्रॉस्परस और अर्बनाइज्ड सोसाइटी थी। उनका असर सिर्फ व्यापार तक ही नहीं था, उनकी संस्कृति, उनका कल्चर, वो उत्तर और दक्षिण का एक बेहतरीन संगम था। उन्होंने नॉर्थ से सिक्के बनाना, पक्की ईंटें इस्तेमाल करना और लिखने की कला सीखी, और उसे दक्कन के अपने लोकल रंग में ढाल दिया। चलिए अब उनकी पहचान के एक और बहुत ही दिलचस्प पहलू पर बात करते हैं, उनका धर्म को लेकर नजरिया। ये वाकई में धर्म और संस्कृति का एक संगम था। नाणे घाट में रानी नागनिका का खुदवाया हुआ ये शिलालेख देखिए। इस पे लिखा है नमो संकर्षण वासुदेवानम, मतलब संकर्षण और वासुदेव को नमन। ये सिर्फ एक पूजा की लाइन नहीं है, ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। ये उन्हें सीधे सीधे ब्राह्मणवादी परंपरा से जोड़ता है। और बस
यहीं पर सातवाहन एकदम अलग और अनोखे हो जाते। देखिए, वो खुद तो ब्राह्मण थे, अश्वमेध जैसे बड़े बड़े वैदिक यज्ञ भी करते थे, लेकिन साथ ही वो बौद्ध धर्म के सबसे बड़े दानदाताओं में से भी एक थे। एक तरफ यज्ञ, दूसरी तरफ बौद्ध भिक्षुओं को जमीनें दान देना। एक तरफ वैष्णव देवताओं की पूजा, तो दूसरी तरफ कार्ले और नासिक की गुफाएं बनवाना और अमरावती के महान स्तूप को और भव्य बनाना। ये सिर्फ सहनशीलता नहीं थी, ये एक्टिव सपोर्ट था, जो उस जमाने में सोचना भी मुश्किल था। ठीक है, तो हर साम्राज्य की तरह इनका भी अंत हुआ, लेकिन इनकी विरासत वो आज भी जिंदा है। चलिए देखते हैं कि उनका असर आज तक कैसे कायम है। तो सवाल ये उठता है कि एक ऐसा साम्राज्य जिसने इतना कुछ किया, वो इतिहास की किताबों में अक्सर एक छोटी सी हेडिंग बनकर क्यों रह जाता है? ऐसा क्यों है कि हम सातवाहनों के बारे में इतना कम जानते हैं? शायद इसलिए कि वो अपने से पहले आए ताकतवर मौर्यों और अपने बाद आए शानदार गुप्तों की परछाई में कहीं खोसे गए। लेकिन सच तो ये है कि हमें उन्हें इस तरह देखना ही नहीं चाहिए। वो सिर्फ एक और वंश नहीं थे, वो तो भारतीय इतिहास के दो सुनहरे दौर, मौर्य और गुप्त के बीच की सबसे जरूरी, सबसे मजबूत कड़ी थे। उन्होंने सिर्फ जमीन ही नहीं जोड़ी, उन्होंने समय को भी जोड़ा, एक युग की विरासत को थामकर दूसरे युग तक पहुंचाया। तो आखिर में सातवाहनों को कैसे याद रखा जाना चाहिए? सिर्फ एक रीजनल पावर की तरह नहीं, बल्कि एक सभ्यता के संयोजक के तौर पर। वो गोंद थे जिसने सदियों तक भारत के उत्तर और दक्षिण को जोड़कर रखा और एक ऐसी मिलीजुली सांस्कृतिक विरासत छोड़ी जो आज भी हमारी पहचान का हिस्सा है।